सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं वन शॉट क्लास जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर की। कोशिश करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स के अंदर हमारा ये जो है क्विकली हम इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएं। सो सॉल्यूशन जैसे आपको पता है कि इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इफ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स देन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। सो बाइनरी सॉल्यूशन में हम ए रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट और बी रिप्रेजेंट करेगा हमारा सॉल्यूट और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन। जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl में सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट हो गया हमारे पास NaCl। ये टोटल 9 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें से 3 सॉलिड होते हैं, 3 लिक्विड होते हैं और 3 गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। तो उनके एग्जांपल्स के लिए आप NCERT को विजिट कीजिए। नाउ मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं हम कंसेंट्रेशन। जैसे सबसे पहला है हमारे पास मास परसेंटेज, इसको डिनोट करते हैं हम W/W। सो इट इज द मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर A का निकालना है तो ऊपर W लिखेंगे, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उसी तरह से B का। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन होती है इसकी। जैसे हमारे पास जो कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर है, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कमर्शियल ब्लीचिंग है दैट इज 3.62 W/W, मतलब 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोरेट NaClO। सो जो कमर्शियल ब्लीचिंग होता है दैट इज 3.62% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaClO। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और जैसे एक आ गया VA अपॉन VA प्लस VB, उसी तरह से B के आ गया। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इस वाले कंपोनेंट को जो है वो इट इज यूज टू एक्सप्रेस द जैसे हमारे पास जो 35% V/V इज used as 35% V/V solution of किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का is used as antifreeze solution, आपने याद रखना। देन नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। एंड पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶. सो मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट का मतलब क्या हो गया? मास और वॉल्यूम। ठीक है। टोटल मास में मास और वॉल्यूम, मतलब जैसे परसेंट में ऊपर 10 की पावर 2 था, तो अगर हम 10 की पावर 6 करेंगे दैट बिकम्स ppm। ppm कहाँ यूज करते हैं हम? ppm इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर, उसको हम ppm में एक्सप्रेस करेंगे। एट द सेम टाइम जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं आइदर इन एयर और इन वाटर, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm। देन आता है जी मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ हमने 100 ml सॉल्यूशन के 100 ml सॉल्वेंट के अंदर। और इस वाले को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं फार्मालॉजी, फार्मेसी में और मेडिसिन में ये टर्म यूज होती है काफी ज्यादा। मास वॉल्यूम परसेंट को हम उस केस में यूज करते हैं। देन आता है जी हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया? इसके यूनिट आ गए ग्राम पर मिलीलीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इन सब के जितने भी ये जो ABC D है इनके कोई यूनिट नहीं होते, परसेंट है ना, तो कोई यूनिट नहीं है इनके। देन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1। और इट हैज नो यूनिट, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। डायमेंशनलेस है क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, टोटल रेशियो सेम आ गया हमारे पास। और जो मोल फ्रैक्शन यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और कंसेंट्रेशन, सॉरी, टू एक्सप्रेस वेपर प्रेशर विद कंसेंट्रेशन, तो उस केस में हम इस वाले को यूज करेंगे। देन कम्स टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, और WA क्या आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देन इसके यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी और M। देन आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे WB अपॉन MB सेम जो ऊपर भी मैंने बोला 1000 अपॉन VS यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसी में ही और अगर हम आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है जी हमारे पास, नाउ एक होती है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दूसरा होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और उसको हमने दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, तो जो टोटल आएगा दैट इज M3V3। ये हो गया जी हमारे पास। नाउ जी H टर्म होगी, H के बाद है जी हमारे पास I टर्म, I पार्ट इसका। तो वो क्या है, वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आयनिक सॉल्यूट। तो आयनिक सॉल्यूट के लिए हम फॉर्मेलिटी टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। याद रखिएगा, आयनिक सॉल्यूट के लिए फॉर्मेलिटी यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। और फॉर्मेलिटी क्या, जैसे मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देन लास्ट टर्म है जी, जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई है बट वी शुड नो इट, एंड दैट इज आ गया जी हमारे पास और नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट आ गया तो या N आ गया या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हुआ वो हुआ WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। EB क्या होता है, EB इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसको EB, ठीक है जी। और ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या है, वैलेंसी फैक्टर होता है हमारे पास एसिड के केस में यूज करेंगे हम बेसिसिटी। किसमें, एसिड में। जैसे बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने दे दिए उसने, या कितने वो रिलीज कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन में। सपोज H2SO4 की बात करें तो कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में, 2। तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई और वैलेंसी फैक्टर हो गया हमारे पास। एंड एसिडिटी, एसिडिटी यूज करते हैं हम बेस के केस में, मतलब कितने OH आयन रिलीज कर सकता है। जैसे NaOH की एसिडिटी कितनी होगी, 1। देन टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ये होता है सॉल्ट के केस में कि कितने उसमें से टोटल पॉजिटिव आयन। जैसे Na2CO3 है तो उसमें टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि एक Na की वैलेंसी कितनी होगी, +1, 2 की 2 होगी। तो इस तरह से वैलेंसी फैक्टर हमारे पास ये आ गया जी। और यहां पे अगर हम इनमें रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन
normality and molarity. So normality is equal to molarity into valency factor. ठीक है, normality is equal to molarity into valency factor आ जाएगा हमारे पास, that becomes जो है वो normality आ जाएगी। तो एक छोटा सा रिलेशन आपको बता दिया गया यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो हम 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये सब के सब जो है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जितने भी मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं यहां पे कि ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन नेचर, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जैसे मोल पर लीटर, मोल क्या हो गया हमारे पास जो क्वांटिटी है, और लीटर यानी वॉल्यूम भी क्या हो गया क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है वो तो एक्सटेंसिव होती है, पर जो रेशो लेते हैं हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट, यूनिटलेस कौन कौन सी है, जिसके कोई यूनिट नहीं होता। यूनिटलेस हो गया जी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटीज होगी सारी। तीसरा, यूनिट जिसका कोई ना कोई यूनिट, एक तो स्ट्रेंथ, सॉरी उसमें एक चीज और भी ऊपर इंक्लूड करना भूल गया, पीपीएम, यूनिटलेस मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। और स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये हो गया जी। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से हो गया जी हमारे पास, जिसमें भी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम कंटेनिंग क्वांटिटीज। कौन कौन सी थी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हो गई जी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट। और तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मास वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया जी, एक हो गया जी मास परसेंटेज। ठीक है, पीपीएम को भी ले सकते हैं हम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास बहुत बार कि आउट ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी which is preferred to express concentration of solution and why? तो we will prefer molality because it is volume, it is temperature independent। ठीक, टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये डिपेंड नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट जी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर 55.6। नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर
55.6 मोल पर लीटर। एंड द लास्ट पॉइंट कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ये याद रखिएगा, 1 मोलर इज मोर कंसेंट्रेटेड देन 1 मोलर इन केस ऑफ वाटर। अगर वाटर के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो क्विकली इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और आपने कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेन चीज होती है कि हमारे को फॉर्मूला सही अप्लाई करना आना चाहिए। और तो मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं एक न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज का है मेरे पास। और क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज में जो दिया हुआ दैट इज क्वेश्चन 2.8। इसको करने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज का 2.8 बोलता है कि इस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन 10% W/W। किसका 10%, गिवन 10% W/W ऑफ ग्लूकोज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये दिया हुआ है। तो इससे पहले कि हम आगे कुछ भी पढ़े, मैंने इतना सा स्टेटमेंट पढ़ा, हमारे को ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो 10% W/W का मतलब कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना वो 10 ग्राम है। अब क्योंकि ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल दिया हमने, C6H12O6, वो कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। अब ये डाला गया है 10% W/W, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर। W क्या वाटर, और MA कितना आ गया वाटर के लिए, ये आ गया जी 18 आ गया। ठीक है जी, तो क्या लिखा था कि 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय W/W मींस का मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, और साथ में मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमारे को क्या निकालना है, सबसे पहला हमारे को निकालना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA। देखिए WB हमने पहले लिख दिया था, ऊपर 10 ग्राम है, और ये कितना आ गया 180 इंटू 1000 अपॉन 90। इसको आपने सॉल्व कर लेना है और इसका जो आंसर आ जाएगा मोलैलिटी में आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पहले XA निकाल लेते हैं। XA किसके बराबर आएगा, WA, XA का जो फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है जी। और Na का फॉर्मूला क्या आ गया, यानी WA अपॉन MA, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। आपको कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन होता तो आप ये सारे स्टेप्स अलग से भी कर सकते हो। तो WA अपॉन MA का मतलब हो गया 90 अपॉन 80, नीचे भी 19 अपॉन 18 प्लस WB कितना है जी हमारे पास 10 अपॉन 180। तो आपने ये सॉल्व कर लेना है। यहां पे क्या आ गया जी हमारे पास XA आ गया, तो XB कैसे निकलेगा 1 माइनस XA। मैं भी इनकी वैल्यू लिखता हूं, पर टाइम बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद करें। तो सेकंड पार्ट ये हो गया जी। देन हमारे पास तीसरा क्या बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.82 ग्राम पर मिली। अब हमारे पास डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट शुड बी द मोलैरिटी। तो बोलते हैं मोलैरिटी बताओ भाई फिर सॉल्यूशन की। अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये चीज बोलते हैं हमारे को। अब WB और MB तो वही जो ऊपर भी हम यूज कर रहे हैं, कितना 10 अपॉन 180, पर हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया। तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी जो है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो Vs आ जाएगा हमारे पास दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा WA प्लस WB, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और यहां पे डेंसिटी लिख दी हमने। नाउ
वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया। कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और वो वेट, एक ही चीज का वेट लिख के आते हैं, या तो वो लिख देते हैं 10 ग्राम या लिख देते हो 90 ग्राम, पर हमारे को परसेंट में दिया तो टोटल वेट दोनों का ऐड करना है हमारे को, WA प्लस WB, और वो हो गया जी 100 ग्राम, और ये कितना आ गया 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम सॉल्व हो गया तो आई थिंक ये 83.33 मिलीलीटर आ गया। तो अगर हमारे को डेंसिटी लग गई पता, तो हमने ऊपर डाल के इसमें क्या किया जी, WB हमारे पास 10/180 इंटू 1000/83.33, बस इसको किया सॉल्व हमने। तो इसमें दो तीन पॉइंट, एक तो ये क्वेश्चन ना मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 2.8 लिखा था, बट इट इज 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सॉल्व करके 0.617 m आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.99 आ जाएगा। एंड XB यानी ग्लूकोज का, XA क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और XB क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। डेंसिटी मैंने आपको बता दी, डेंसिटी से हमने क्या किया वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम 83.33 है, यहाँ पे पुट किया तो ये 0.67 m आ गया। तो ये हो गया जी हमारे पास फर्स्ट, या कह लो कि दो टॉपिक हमने पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा और फिर पढ़ा मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे कर देते। अब आपको न्यूमेरिकल पार्ट के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जितने आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, तो काम उतना ही रहेगा। अगर आप बात करें कि कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तो शुरू से लेकर आपको यहां तक जो है 2.9 करने चाहिए। एक्सरसाइज के 1 से लेकर 2 से लेकर या 2.1 से लेकर 2.9, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन 2.1 से 2.5, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। जितने आप करोगे उतनी आपकी एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाएगी। तो इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं जी। अब अगला टॉपिक है हमारे पास 3 कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उनको क्विकली ले लेते हैं हम। सो टॉपिक नंबर 3 आते हैं इस चैप्टर का। 3 कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें नंबर A सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो ये 2 तरह के हैं जी हमारे पास। नंबर 1, इसमें अगर हम बात करें, एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज जो है वो सेम होता है, तो एक दूसरे की जगह पे वो आ जाते हैं और एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये जो है वो सॉल्यूट हो गया, कहीं कहीं बीच में, बाकी ये सॉल्वेंट हो गया। तो ये इस कैटेगरी में जो एग्जांपल आते हैं वो है एलॉयज, जैसे कॉपर प्लस जिंक, इसको बोलते हैं हम ब्रास, और कॉपर प्लस टिन आ गया ब्रोंज, ब्रास एंड दिस इज ब्रोंज। तो एलॉयज है। तो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल ये एलॉयज बनाती है, क्योंकि उनका साइज नियरली सेम होता है, तो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। और दूसरा इसमें है जी हमारे पास इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये होता है कि अगर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज सेम ना हो, सेम साइज ना हो अगर, ठीक है, तब ये होता है। तो इसमें जैसे टंगस्टन कार्बाइड आ गया, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो सॉल्यूट के एटम्स है ना, वो इंटरस्टिशियल साइट, ये जो खाली जगह होती है इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स और वॉइड, इसमें घुस जाएंगे हमारे पास वो। तो ये हो गया जी हमारे पास टंगस्टन कार्बाइड हो गया, स्टील हो गई हमारे पास, उसमें बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, कोई भी छोटे छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं हमारे
पास। तो ये सॉल्यूट हो गया और ये जो ओपन सर्कल था ये क्या है, सॉल्वेंट, यानी जो बड़े साइज का है। तो इफ साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट सेम, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नंबर बी इसी कैटेगरी में आता है जी हमारे पास। जो दूसरा है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम करते हैं सॉल्युबिलिटी, जो डिफाइन करते हैं solubility. It is the maximum amount of solid solute in gram that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature. तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर पे ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड नंबर 1 नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें एक टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्यूट है, जैसे यानी आयनिक सॉल्यूट की बात करें अगर हम, NaCl KCl, तो वो किसमें सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे ये, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कौन से होते हैं, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक में हमने एक बात ये कर ली। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो कोवलेंट सॉल्यूट होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, बेंजीन एटसेट्रा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक मींस कि अगेन आयनिक सॉल्यूट किसमें घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर, और कोवलेंट सॉल्यूट किसमें घुलेंगे, नॉन पोलर के अंदर। और वाइस अगर हम इंटरचेंज करें तो वो नहीं घुलेंगे, मतलब NaCl जो है वो CCl4 में डिसॉल्व नहीं होगा, या होगा तो बहुत ही कम होगा डिसॉल्व। पर एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जो ग्लूकोज या सुक्रोज है C12H22O11, वो पानी में क्यों घुलता है तो ये कोवलेंट सॉल्यूट, बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पहला तो ये हो गया जी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा होता है टेम्परेचर, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर के हिसाब से एक्चुअल में सॉल्यूट दो तरह के, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे NaCl है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक तो रिवर्सिबल है, डिसॉल्व हो जाएगा, एंड इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक है तो यहां पे जो है हीट निकल रही, तो एंडोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली-चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक की साइड में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है ऐसे सॉल्यूट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है हमारे पास इसमें, और दूसरा होता है हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूट जैसे Na2SO4.H2 हो गया। जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये जो डिसॉल्व हो गया Na2SO4 एक्वस, बट दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक हो गया और इधर एंडोथर्मिक हो गया। तो अगर ऑलरेडी उसमें हीट निकल जाए तो हम जैसे ली-चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम किस तरफ को शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड एंडोथर्मिक साइड। तो एंडोथर्मिक कहां है, एंडोथर्मिक तो इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। जब उसको डिसॉल्व किया अगर तो हुआ वो एक्सोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, पर अगर उसका डिसॉल्वेशन जो है वो एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
और तीसरा अगर हम इसमें बात करते हैं थर्ड फैक्टर, और वो है प्रेशर। देखिए प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, कहां पे प्रेशर का इफेक्ट होता है, जब कोई गैसियस कंपोनेंट होता है तो प्रेशर का निग्लिजिबल इफेक्ट है और नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। किसका? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब हम सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, उसमें प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो थर्ड टाइप का जो हमारे पास है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर, और सॉफ्ट ड्रिंक जो कि आपको पता है कि CO2 उसके अंदर डिजॉल्व होती है। ठीक है जी। तो इट मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सबसे पहले डिपेंड करेंगे टेम्परेचर। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, और इवन ये 11th के इक्विलिब्रियम में भी था क्वेश्चन हमारे पास, कि जैसे CO2 गैस को हमने पानी में डिजॉल्व किया, तो ये जो डिजॉल्वेशन प्रोसेस है इट इज एक्सोथर्मिक। अब क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, एंडोथर्मिक। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ली-चैटले प्रिंसिपल क्या बोलता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड एंडोथर्मिक साइड, और इस केस में जो एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, वो बैकवर्ड साइड है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू एंडोथर्मिक साइड, यानी बैकवर्ड साइड, तो देयरफॉर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आता है जी प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इसको डिस्क्राइब किया गया हेनरी लॉ से। तो ये सबसे पहला क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और M इज इक्वल टू Kp। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास। अब हमने क्या किया कि एक्सप्रेसिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मास ऑफ गैस इन ग्राम इन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी, एक्सप्रेसिंग सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हमने मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया, देयरफॉर फॉर गैस A हम क्या लिखेंगे कि XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और XA इज इक्वल टू K डैश PA। और यहां पे जो ये K डैश है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आ गया, XA अपॉन PA। अब मोल फ्रैक्शन के क्या यूनिट होते हैं, कोई यूनिट नहीं होते, तो K डैश के यूनिट क्या आ जाएंगे, प्रेशर के इनवर्स में जो यूनिट आएंगे, जैसे बार इनवर्स, पास्कल इनवर्स और एटमॉस्फेयर इनवर्स, जिसमें भी हम प्रेशर एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर गैस A। नाउ दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन बन गई थी। अब एज XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, तो हम ये भी तो बोलते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी जो थर्ड स्टेटमेंट आ गई वो क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है KH, यानी KH इट इज 1 अपॉन K डैश के। तो इसका यूनिट क्या था ऊपर, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का इनवर्स था, तो KH के यूनिट क्या आ जाएंगे, प्रेशर। तो अगर भाई हम ग्राफ प्लॉट करें, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस तरफ हमने पार्शियल प्रेशर लिया और इस तरफ हमने मोल फ्रैक्शन लिया, तो हमारे पास क्या आई, स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे जो स्लोप आता है इसका वो आता है KH, हेनरी कांस्टेंट। तो ये तीन फॉर्मूले जो है, तीन एक्सप्रेशन हम हेनरी लॉ की यूज करते हैं, m इज इक्वल टू KP, x इज इक्वल टू K डैश PA, और यहाँ पे हमारे पास PA इज इक्वल टू KH इंटू x है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात KH के बारे में, और नाउ
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया मैंने यहां पे, कोई बात नहीं। पहली बात कि केज इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब जैसे आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हमारे पास, या प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उनकी एक ही वैल्यू होती है, पर जो केज की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग वैल्यू होगी, मीथेन के लिए अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी। तो ये क्या बोला कि केज इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट कि मोर इज केज lesser will be solubility of gas in liquid at a given temperature, क्योंकि टेम्परेचर का रोल तो रहेगा ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना हमने। तो मोर इज केज लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी। ऐसा क्यों? अभी हमने ऊपर इक्वेशन 3 लिखी थी, अगर आपको याद होगा। जो इक्वेशन 3 थी उसमें क्या लिखा था हमने कि PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। पीए क्या था? पार्शियल प्रेशर। एक्स क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली। तो अगर मैं इसको KH लिख लूं तो ये किसके बराबर आ गया? PA अपॉन XA। PA क्या आ गया? प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मोर इज KH, KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी जो है वो उस गैस की लिक्विड में जो है वो कम होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देयरफॉर जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज। फॉर दिस रीजन जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है, aquatic species are more comfortable in cold water। कोल्ड वाटर का मतलब कि टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो केज की वैल्यू भी कम होगी। अगर केज की वैल्यू कम होगी तो XA यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे कि मोर कंफर्टेबल कोल्ड वाटर बिकॉज O2 डिजॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर। ऑक्सीजन ज्यादा घुली होगी पानी में। सो एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। क्योंकि हॉट वाटर का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, केज की वैल्यू ज्यादा, केज की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है जी। तो बिकॉज O2 डिजॉल्व लेस। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है। अब आता है जिसकी एप्लीकेशन, तो क्विकली उनको भी थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है ऊपर सील लगाई होती है, उसमें टाइट किया होता है। और सील कैसे लगती है? हाई प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस इसके अंदर घुली होगी। मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है जी। दूसरा जी, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट इन डीप सी डाइवर्स, जिसको हम स्क्यूबा डाइवर्स भी बोलते हैं, कि ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो ब्रीदिंग गैस ली जाती थी, ब्रीदिंग गैस यूज करते थे। पर जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है ब्लड के अंदर, उससे क्या होता था कि जब वो डाइवर्स पानी में से बाहर निकलते थे तो उनको एक प्रॉब्लम होती थी जिसका नाम होता है बेंड्स। मतलब ऐसा लग रहा है कोई सुइयां चुभ हो रहा है उनको। ठीक है, कोई नीडल्स उनको चुभ हो रहा है। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा पेन। ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्रीदिंग गैस ली जाती थी डीप सी डाइवर के अंदर, पर
अब क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, क्यों? बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल, हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। तो लेस सॉल्युबल तो प्रेशर क्या होगा? कम। प्रेशर कम होगा तो पेन भी क्या होगी? कम। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि टू मिनिमाइज द डिकम्प्रेशन डिजीज इन डीप सी डाइवर, लेस सॉल्युबल हीलियम इज यूज्ड एज कंपेयर टू मोर सॉल्युबल नाइट्रोजन इन ब्रीदिंग सिलेंडर ऑफ या ब्रीदिंग गैस सिलेंडर ऑफ डीप सी डाइवर्स। तीसरा क्या है? तीसरा आपको पता ही है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर एट एल्टीट्यूड इज लेस। जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता रहता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो एयर के अंदर कम होती रहती है, उससे क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, स्लगिश फीलिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगी, नौशिया हो जाएगा सारा। तो उसको बोला जाता है, उस बीमारी को एनॉक्सिया, जो कि ड्यू टू लेसर क्वांटिटी ऑफ O2 इन एयर, तो उससे उनको चक्कर वगैरह आते हैं, दे फील वीक। तो 3 इसकी एप्लीकेशन होगी। अब हमारे को जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो करने चाहिए बहुत सारे, और बच्चे डरते हैं, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। एक तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है कि मास इज इक्वल टू K इंटू P, पहला फॉर्मूला ये है। और इस फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी में हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अभी मैं नहीं करूंगा, 2.13, इसको आप कर सकते हैं 2.13। दूसरा है जी हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे को याद रखना है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज KH इंटू एक्स है, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा भी हम याद रख सकते हैं, एंड दैट इज XA इज इक्वल टू K डैश इंटू PA, ये भी रख सकते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती। और फोर्थ है जो कि एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो क्या बोलता है कि जो PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन मिक्सचर, इज इक्वल टू XA इंटू P टोटल। तो ये दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस A का इन मिक्सचर, P टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। तो हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.6, इन टेक्स्ट 2.6 है। इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये तो कहानी दी हुई है। फिर क्या बोला कि इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP 0.195, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे को बोला है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0.195 m, मोलैलिटी की बात कर रहा है ये। तो हमारे को क्या निकालना है? कैलकुलेट, अच्छा, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हमारे को KH निकालना है, ये पूछा हुआ है हमारे से। तो देखो पर फॉर्मूला अगर हम देखें ये वाला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? दिस। तो PH2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो KH किसके बराबर आ गया? PH2S अपॉन XH2S। तो सारी कहानी अब किसकी है हमारे पास? PH2S कितना होगा? अब प्रेशर क्या है बोला कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये होगा या तो 1 एटमॉस्फेयर या 0.987 बार, डिपेंड करता है। हम 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर है ना ये SP। टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है? 273.15 केल्विन होता है, पर यहां पे टेम्परेचर की तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही है हमारे को। अब कहानी है मोल फ्रैक्शन। XH2S ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो जो कोई गैस जब पानी में डिजॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इतना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि पानी तो ज्यादा है और गैस बहुत कम होती है। तो हमने क्या किया कि जो NH2S, ये जो दोनों था NH2S प्लस NH2O, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब फिर हमने थोड़ा सा इसको और कर दिया कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आएगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। तो अब हमारे को क्या रहा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। नाउ हमारे पास गिवन है 0.195 m। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसका, H2S का, तो 0.195 आ गया। ठीक हो गया। अब रही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो जो 1 kg वाटर है दैट इज इक्वल टू 1000 ml, बिकॉज जो डेंसिटी होती है वाटर की वो तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, हमने पहले ही बात पढ़ ली है ये चीज। तो 1 kg ऑफ वाटर का मतलब 1000 ml हो गया हमारे पास। ठीक है, और 1000 ml के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 55.6 या 55.5 ले लेते हैं हम, तो ये आ गया जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 55.6। अब हमारे पास क्या करना है, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 0.195 अपॉन 55.6। तो जब हम इसको सॉल्व करते आते हैं 0.0035, और अब हमने क्या किया, KH निकाला, तो 0.987 बार अपॉन 0.0035। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास 232 बार। तो इस तरह से हमने हेनरी कांस्टेंट इसके लिए कैलकुलेट कर दिया। तो अब आपको कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर और ट्राई करने चाहिए, खुद आपको करना चाहिए। एक तो एक्सरसाइज का करना चाहिए आपको 2.35 एक्सरसाइज का है जो इससे रिलेटेड है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.7, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो चलिए जी काम को आगे करते हैं कंटिन्यू, और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जिसके वेपर्स बनते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे इथेनॉल हो गया और क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इसके लिए रॉल्ड्स लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquid या pure solvent. For example, if PA naught is the vapor pressure of pure liquid A and PB naught is the vapor pressure of pure liquid B. एक कंटेनर में लिक्विड A था, एक कंटेनर में लिक्विड B है, और उनका जो भी प्योर स्टेट, प्योर का मतलब कि इनको हमने मिक्स नहीं किया हुआ, तो उनका जो वेपर प्रेशर क्या आ गया, A का PA नॉट, B का PB नॉट। अब हमने इनको मिक्स कर दिया, अब सॉल्यूशन बनेगा तो जाहिर सी बात है नई बॉन्ड बनेगी, पुरानी ब्रेक होगी, नई बॉन्ड बनेगी। सो लेट PA इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये ध्यान देना है, सॉल्यूशन में जब मिक्स कर दिया उसके बाद जो ए का वेपर प्रेशर ऑफ पीए है, एंड पीबी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, एंड एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है कि जो पीए आएगा ना दैट इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स है। यही मैंने स्टेटमेंट बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन लिक्विड component in solution is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of pure liquid. Similarly PB भी हमारे पास ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो PS प्लस जो PS आ गया, PS means vapor pressure of solution, this is vapor pressure of solution PS, कई बुक में PT P टोटल लिखा होता है। सो PS किसके बराबर आ गया, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, इन दोनों को ऐड किया। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर XB की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस XA, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PA नॉट प्लस
पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट मैथमेटिकली सॉल्व करके। एट द सेम टाइम अगर हम एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी करते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी और पी ए नॉट। मतलब ये इसी को ही मॉडिफाई करके लिखा है, बट कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये कुछ और दिया होगा जो गलत होगा, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ if Ya is the mole fraction of A in vapor phase and Yb is the mole fraction of B in vapor phase, तो Ya किसके बराबर आ गया Pa upon Ps and Yb is equal to Pb upon Ps। जैसे Xa plus Xb 1 होता है, in the same way Ya plus Yb भी 1 होगा हमारे पास। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा कि जो रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मतलब जो रॉल्स लॉ है ये हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है। तो अकॉर्डिंग टू ये था जी हमारे पास रॉल्स लॉ, हमने अभी पढ़ा। और हेनरी लॉ हमने जो पहले पढ़ लिया है उसमें क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू केएच इनटू